हेलो स्टूडेंट्स, आपका श्री पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। लास्ट क्लास तक हमने रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल की बात की थी। उसमें हमने देखा था रदरफोर्ड ने किस तरह से अपना एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट की हेल्प से उन्होंने अपना एक एटॉमिक मॉडल तैयार किया जो कि काफ़ी यूजफुल है। उन्होंने बताया कि यानी कि सेंटर पर जो एटम का सारा मास कंट्रीब्यूट होता है और जो कि बहुत ज़्यादा यूजफुल भी है, लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक भी थे जिसकी वजह से ये क्या हो गया, पूरी तरह से फेल हो गया। इस एटॉमिक मॉडल के बाद नील बोर ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया जिसकी हम आगे स्टडी करने वाले हैं। और ये जो नील बोर का एटॉमिक मॉडल होता है वो इस चैप्टर के 50% पोर्शन को कवर करता है, यानी कि ये जो नील्स बोर का एटॉमिक मॉडल होगा वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एटॉमिक मॉडल होगा। लेकिन इस नील्स बोर के एटॉमिक मॉडल को पढ़ने से पहले हम कुछ डेवलपमेंट्स की बात करेंगे, एक ऐसे डेवलपमेंट की जिन डेवलपमेंट्स का यूज नील बोर के एटॉमिक मॉडल में होगा, जिन डेवलपमेंट्स पर जे थॉमसन और रदरफोर्ड ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। उनकी तरफ ध्यान किसने दिया? नील्स बोर ने। हम उन कुछ डेवलपमेंट्स की बात करेंगे जिसमें से हम आज पहला डेवलपमेंट पढ़ने वाले हैं, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, या फिर आप इनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कह सकते हो। शॉर्ट में आप इनको EMR या EMW कह सकते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जैसा कि आपको नाम से ही पता पड़ रहा होगा, ये कुछ ऐसी रेडिएशंस हैं जो इलेक्ट्रो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक यानी कि मैग्नेटिक फील्ड से कंसिस्ट होती है। और इन रेडिएशंस का नेचर होता है वेव नेचर, इसलिए इनको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी कह देते हैं। अब हम देखते हैं एक्चुअल में इन वेव्स का इंपॉर्टेंस क्या है, एक्चुअल में ये आपको दिखाई कैसे देती हैं, एक्चुअल में इनकी फीलिंग किस तरह की होती है, हम उनकी बात करेंगे और इनकी क्या क्या टर्मिनोलॉजी है उनकी बात करने वाले हैं। आपको देखो, आपने देखा होगा, सपोज दैट हमारे पास एक बॉल है, एक आयरन की बॉल है। आपने क्या किया, बड़ी सी आयरन की बॉल है, उसको 400 डिग्री सेल्सियस से 500 डिग्री सेल्सियस तक हीटअप किया और आपने इसको हीटअप करने के बाद अपने क्लासरूम में आके रख दिया। अब क्लासरूम में जब आपने इस बॉल को, आयरन बॉल को रखा, तो आपको क्या फील होगा? आपको कुछ हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, आपको हीटिंग इफेक्ट फील होने यानी कि आपको कुछ हीट प्रोड्यूस होगी, आपको हीट इफेक्ट दिखाई देगा। अगर हम बात करें, अगर हम जाड़ों के दिनों में क्या करते हैं भाई, तापते हैं। हम तापते क्यों? क्योंकि हमको कुछ हीट फील हो, हमको हीट महसूस हो, इसीलिए तापते हैं। अगर आप जाड़े के दिनों में यानी कि किसी भी टाइम सूरज के नीचे आके खड़े हो जाए तो आपको क्या महसूस होता है भाई? आपको कुछ हीटिंग इफेक्ट दिखता है। एक्चुअल में ये सब प्रोसेस करने से हीटिंग आ कहां से रही है? क्या आपको हीट आती हुई दिखाई दे रही है? क्या कोई दिखाई नहीं देती है। एक्चुअल में ये जो हीटिंग इफेक्ट हमको प्रोड्यूस होता है उसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल है वो कौन सा रेस्पॉन्सिबल होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही रेस्पॉन्सिबल होती हैं। यानी कि आप जब सन के नीचे खड़े हो गए तो आपको हीट प्रोड्यूस हुई, तो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन सी होगी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जो आप बॉल आपने क्लासरूम में रखा तब भी आपको हीट इफेक्ट फील हुआ, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन सी रेज होंगी? उसके लिए कौन से रेडिएशन रेस्पॉन्सिबल होंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जब आप जाड़ों के दिनों में तापते हो तो आपको हीटिंग यानी कि कुछ गर्मी दिखाई देती है, यानी कि कुछ गर्माहट दिखाई लगती है, तो किसकी वजह से लगती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वजह से। तो हम ये कह सकते हैं ये जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है, इनके पास क्या होती है? कुछ एनर्जी होती है और यहाँ पर एनर्जी का कंटिन्यूअस फ्लो होता रहता है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है आपको? और ये जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, क्या आपको दिखाई दी है? क्या आपको हीट आती हुई दिखाई दी है? नहीं दी है। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो विजिबल भी हो सकती है और नॉन विजिबल भी हो सकती है। हम आगे बात करने वाले हैं कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विजिबल होंगी और कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नॉन विजिबल होंगी। यहां तक ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, लेकिन इन सब पॉइंट के बाद आपको एक चीज जरूर क्लियर हो गई होगी, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो एनर्जी कैरियर्स होते हैं, यानी कि वो एनर्जी रखते हैं। और जब आप कह सकते हो लाइट का जब एनर्जी का कंटिन्यूअस फ्लो होता है बाय द सोर्स, तब एनर्जी यानी कि उसको क्या कहते हैं? इन फॉर्म ऑफ रेडिएशन। तो हम कह सकते हैं वन बाय वन, पॉइंट बाय पॉइंट हम देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के हम क्या क्या पॉइंट्स कर सकते हैं। हम कह सकते हैं इट इज एनर्जी कैरियर, यानी कि एनर्जी फ्लो बाय द सोर्स। जब किसी भी सोर्स से एनर्जी का फ्लो हो रहा है कंटिन्यूअसली, किसी भी एनर्जी सोर्स से कंटिन्यूअसली एनर्जी का फ्लो हो रहा है, जैसे हम बात कर सकते हैं कोई भी आपके पास सपोज दैट बल्ब है,
बल्ब को जब आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कराओगे तो उससे कंटिन्यूसली किसका फ्लो होगा, एनर्जी का फ्लो होगा। सन है, उससे कंटिन्यूसली किसका फ्लो होगा, आपका एनर्जी का फ्लो होगा। सपोज हीटिंग बॉल है, उससे किसका फ्लो होगा, एनर्जी का फ्लो होगा। इस तरह से हम कई सारे एग्जांपल होंगे जो क्या शो करने की कोशिश करेंगे, हीटिंग इफेक्ट शो करने की कोशिश करेंगे, और जो यानी कंटिन्यूअस एनर्जी का क्या करेंगे, फ्लो करेंगे। हम कह सकते हैं एनर्जी फ्लो बाय द सोर्स कंटिन्यूअसली इन फॉर्म ऑफ रेडिएशन, इन फॉर्म ऑफ रेडिएशन इज कॉल्ड रेडिएंट एनर्जी, रेडिएंट इज कॉल्ड रेडिएंट एनर्जी। यानी कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो एनर्जी रखती है उन्हें क्या कहते हैं, हम रेडिएंट एनर्जी कहते हैं। यहाँ तक ये चीज समझ में आ गई, ये एनर्जी कैरियर्स होते हैं। सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें, ये आपको कुछ रेज दिखाई देती हैं और कुछ रेज दिखाई नहीं देती हैं, तो हम कह सकते हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं वो विजिबल भी होते हैं और नॉन विजिबल भी होते हैं। देखो, जो आज से आप जो कुछ भी देख पा रहे हो ना, उसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ही होती हैं। अब हम बात करेंगे कौन सी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस विजुअल होती हैं, लेकिन ये जो आपकी आइल्स की कंस्ट्रक्शन है ना, वो किसके हिसाब से होती है, जिससे आप विजुअल रेज को सी कर सको। बात समझ में आ रही है, जिससे आप विजुअल रेज को सी कर सको, उसके हिसाब से आइल्स का कंस्ट्रक्शन होता है। तो ये अगर आप किसी चीज को देख पा रहे हो, आप कुछ चीज को पढ़ पा रहे हो, तो उसके लिए सबसे मेन चीज रेस्पॉन्सिबल कौन सी होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और आई का जो आपका कंस्ट्रक्शन होता है वो किसके बेसिस पे होता है, विजुअल रेजेस के बेस पर होता है। अब हम देखेंगे आगे कौन सी विजुअल रेज होंगी जिनको हम देखने के लिए यूज करते हैं, और जो हमें रेज दिखाई नहीं देते हम उनकी भी बात करेंगे। तो हम कह सकते हैं EMR, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, आर विजुअल और नॉन विजुअल। ये विजुअल भी होंगी और नॉन विजुअल भी हो सकती हैं। ये आपको दिखाई भी दे सकती हैं और दिखाई भी नहीं देती हैं। क्या आपको सूरज से हीट आती हुई दिखाई देती है क्या? अगर बॉल रख रही है, अगर मैंने क्लासरूम में बॉल रखी हुई है, क्या आपको हीटिंग इफेक्ट फील होता है, लेकिन आपको हीट आती हुई दिखाई देती है क्या? जैसे सपोज दैट मैंने बल्ब को ग्लो कर रखा है, क्या बल्ब से आपको पार्टिकल आते हुए दिखाई देते हैं क्या? बल्ब क्या करता है, ग्लो करता है। बात यार समझ में आ गई होगी। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है वो विजुअल और नॉन विजुअल दोनों ही होती हैं। थर्ड पॉइंट की बात करें, EMR, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस मूव इन स्ट्रेट लाइन। किस मूव करती है? एक स्ट्रेट लाइन में मूव करती हैं। दिस हैज मूव इन स्ट्रेट लाइन विथ स्पीड ऑफ लाइट। और ये किस स्पीड से मूव करती हैं? स्पीड ऑफ लाइट से मूव करती हैं। स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है आपका? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये मूव करती हैं। यहां से ये तीनों पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर हम फोर्थ पॉइंट की बात करें, देखो भाई, जैसा कि आपको नाम से पता पड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, एक्चुअल में ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं वो किससे क्रिएट होती हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। और ये जो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होते हैं, एक्चुअल में ये जो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होंगे वो एक दूसरे क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। सपोज दैट ये मान लिया मैंने डायरेक्शन ऑफ यानी कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियस के प्रोपोगेशन करने की डायरेक्शन, और आपको देखना है, अब देखो, अब आपको देखना है ये जो डायरेक्शन होगी, ये ऊपर वाली डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी, और ये वाली जो डायरेक्शन होगी वो होगी मैग्नेटिक फील्ड की। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर ऑसिलेट करते हैं, और ये दोनों प्रोपोगेशन ऑफ लाइट के, प्रोपोगेशन ऑफ रेडिएशन के क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। तो आपको एक चीज कंफर्म हो गई होगी, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फॉर्म होती हैं वो किससे होती हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होते हैं एक दूसरे के क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं, और ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूवमेंट करते हैं। जैसे सपोज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से मूवमेंट कर रहा था, सपोज ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, तो मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से मूव करेगा? इस तरह से, एक दूसरे क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। और डायरेक्शन क्या है प्रोपोगेशन की? देखो डायरेक्शन ये है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से जा रहा है तो ये इसके परपेंडिकुलर हो गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से जा रहा है, इस तरह से क्या करते हैं? एक दूसरे क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। तो हम कह सकते हैं EMR,
consist from electric field and magnetic field। ये इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड से कंसिस्ट होता है एंड दीज oscillated in perpendicular direction। ये किसमें ऑसिलेट करते हैं? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्सीलरेट करते हैं, इस एक्सीलरेट परपेंडिकुलर डायरेक्शन। और ये प्रोपोगेशन ऑफ लाइट यानी कि जो जिस डायरेक्शन में आपकी वेव प्रोपोगेट करेगी उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या करेंगे? एक्सीलरेट करेंगे। यहां तक ये आपको चारों पॉइंट समझ में आ गए होंगे, यहां तक ये चीज आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। एक हम लास्ट पॉइंट और लिख देते हैं, ये जो EMR जो आपकी रेज होती हैं, रेडिएशंस होती हैं, वेव्स होती हैं, वो डू नॉट डेविएट यानी कि डज नॉट डेविएट, do not deviate towards electric field and magnetic field। ये जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की तरफ डेविएट नहीं होती हैं, उनकी तरफ नहीं मुड़ती हैं। आपने पिछले लेक्चर में देखा ये जो एनोड रेज थी वो क्या थी? वो भी डेविएट हो गई थी। ये जो आपकी कैथोड रेज थी वो भी क्या हो गई थी? डेविएट हो गई थी। ये जो आपके अल्फा पार्टिकल थे वो भी डेविएट होते हैं, ये जो आपके बीटा पार्टिकल थे वो भी डेविएट होते हैं। अब क्या आप ये कह सकते हो, ये तो 100% श्योर हो गया, ये जो एनोड रेज है, कैथोड रेज है, ये क्या हो रही है? डेविएट हो रही है, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नहीं है। और जो रेज डेविएट ना हो, मोस्टली ये जो आपकी रेज होती हैं वो इनके टुवार्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने पर डेविएट नहीं होती हैं। आपको ये पांचों पॉइंट ये समझ में आ गए होंगे। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज की बात करेंगे, किस किस पॉइंट की हमको जरूरत पड़ने वाली है, सम इंपॉर्टेंट टर्म की हम बात करेंगे, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स की हम बात करने वाले हैं, किस किस टर्म्स की हमको जरूरत पड़ने वाली है। अब समझो, आप अगर आपके पास ये सपोज कोई सोर्स है, इट इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, इट इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। अब आप जानते हो वेव किस तरह से प्रोपोगेट करती है भाई? इस तरह से प्रोपोगेट करती है, इस तरह से प्रोपोगेट करती है। बात समझ में आ रही है? आपको पता है वेव किस तरह से प्रोपोगेट करती है? इस तरह से। तो सपोज दैट ये किसकी डायरेक्शन हो गई? इलेक्ट्रिक फील्ड की। ये किसकी डायरेक्शन हो गई? इलेक्ट्रिक फील्ड की। एक्स एक्सिस पर क्या मान लिया हमने? इलेक्ट्रिक फील्ड। डायरेक्शन किसकी? जो एक्स एक्सिस की तरफ जो डायरेक्शन है वो किसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ। ये जो वाई एक्सिस की डायरेक्शन है वो कितनी है? प्रोपोगेशन ऑफ वेव की डायरेक्शन है। और ये एक दूसरे क्या होते हैं? परपेंडिकुलर। और हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड की क्या डायरेक्शन होगी? ये जो जेड एक्सिस में डायरेक्शन होगी वो किसकी होगी? मैग्नेटिक फील्ड की। यानी कि इस तरह से चलेंगी, इस तरह से चलती रहेगी। मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से मूव कर रहा है, और ये क्या होगी? डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। यहां तक ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। एक दूसरे क्या होते हैं? ये परपेंडिकुलर होते हैं। ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं? आपको मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है। यहां तक ये चीज आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अब देखो भाई, जो वेव्स में जो ऊपर की तरफ पोर्शन बना होता है, दैट इज, इन्हें कहते हैं क्रेस्ट। क्या कहते हैं भाई? हम क्रेस्ट कहते हैं, दैट इज क्रेस्ट। और ये जो नीचे की तरफ वेव का जो लूप्स होता है उन्हें कहते हैं हम थ्रॉट। क्या कहते हैं भाई? हम ट्रॉक। क्या कहते हैं? हम ट्रॉक कहते हैं भाई। तो एक चीज याद रखो, वेव का जो ऊपर की तरफ लूप होगा उन्हें क्रेस्ट कहते हैं, और जो नीचे की तरफ लूप्स होते हैं क्या कहते हैं? हम ट्रॉक कहते हैं। यहां तक ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब हम कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज की बात करेंगे। फर्स्ट टर्मिनोलॉजी इज वेव लेंथ। जैसा कि आपको नाम से पता पड़ रहा होगा, लेंथ ऑफ वन वेव। अब एक लेंथ यानी कि आप किसको एक वेव कहोगे, कितनी लेंथ को आप एक वेव कहोगे, हम उसकी बात करेंगे। जैसे नाम से पता पड़ रहा है, वेव ऑफ वन लेंथ। अब किस लेंथ को आप वन वेव कहोगे वो हम समझते हैं। देखो, हम बात करेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट या टू सक्सेसिव ट्रॉक। बात समझ में आ रही है? डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट
या डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव ट्रैक इज कॉल्ड वेव लेंथ। ये जो डिस्टेंस होगी उसको क्या कहते हैं हम, एक वेव की लेंथ कहेंगे। ये जो टू सक्सेसिव ट्रैक की लेंथ होगी उसको क्या कहेंगे हम, एक वेव की लेंथ कहेंगे। तो बात यहां तक समझ में आ गई होगी। वेव लेंथ का मतलब क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट और ट्रैक, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट और ट्रैक, दैट इज कॉल्ड वेव लेंथ। यहां तक बात समझ में आ गई। एंड दिस वेव लेंथ रिप्रेजेंटेड बाई लैम्डा, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। और आपको ये भी पता होगा हम वेव लेंथ यानी कि लेंथ को किसमें मेजर करते हैं, मीटर में मेजर कर सकते हैं, सेंटीमीटर में मेजर कर सकते हैं, एंगस्ट्रॉम में मेजर कर सकते हैं, पिकोमीटर में मेजर कर सकते हैं, नैनोमीटर में मेजर कर सकते हैं। मैंने आपको कन्वर्जन ऑफ यूनिट में बताया एंगस्ट्रॉम क्या होता है, पिकोमीटर क्या होता है, नैनोमीटर क्या होता है, ये आपको मैं पहले बता चुका हूं। तो आपको इसका मतलब समझ में आएगा एक्चुअली वेवलेंथ क्या है। यहां तक चीज आपको समझ में आ गई। अब हम सेकंड पॉइंट की बात करेंगे। सेकंड पॉइंट इज फ्रीक्वेंसी। दिस फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंटेड माई म्यू, क्या कहते हैं इसको हम, न्यू, NUE। इस तरह से V को आपको हल्का सा बेंड कर देना है, दैट इज म्यू। अब ये फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है वो हम समझते हैं। सपोज दैट अगर फैन है, अगर फैन एक सेकंड में एक पॉइंट से जितने टाइम पास होगा, फैन एक सेकंड में जितने टाइम पास, एक पॉइंट से जितने टाइम पास होगा वो क्या होगी, उस फैन की फ्रीक्वेंसी होगी। आप एक सेकंड में जितने लेटर्स टाइप कर पाओगे वो क्या होगी, आपके टाइप करने की फ्रीक्वेंसी होगी। अब हम बात कर रहे हैं एक्चुअल में वेव की फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, वेव की फ्रीक्वेंसी। तो वेव की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कोई भी वेव एक पॉइंट से, कोई भी वेव एक पॉइंट से एक सेकंड में जितने नंबर ऑफ वेव पास होंगे, एक पॉइंट से एक सेकंड में जितने नंबर ऑफ वेव पास होंगे उसी को क्या कहेंगे, वेव की फ्रीक्वेंसी। यानी कि इस पॉइंट से एक सेकंड में जितने नंबर ऑफ वेव पास हो जाएंगे दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। ये चीज आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी का मतलब हो गया नंबर ऑफ वेव्स passes through a point in 1 second। एक सेकंड में एक पॉइंट से जितनी वेव पास होंगी दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। यहां तक समझ में आ गई होगी आपको। एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय न्यू। और इसकी यूनिट की बात करें तो क्या होने वाली है बताओ, पर सेक होगी, यानी कि 1/सेकंड, या आप उसको सेक इनवर्स कह सकते हो, या फिर कह सकते हो कितने साइकिल। या सपोज दैट मैं बात करूं फैन एक सेकंड में एक पॉइंट से कितने बार रिवॉल्व हुआ है, वो क्या होगी, फैन की फ्रीक्वेंसी होगी। आप इसको लिख सकते हो साइकिल पर सेकंड। और इसकी जो मेन यूनिट होती है जो हम बार बार यूज करेंगे दैट इज कॉल्ड हर्ज। हर्ज यूनिट को हम बार बार यूज करने वाले हैं। हर्ज जो यूनिट है बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, जो फ्रीक्वेंसी के मोस्टली हम यूनिट यूज करते हैं, जो आपको एग्जाम्स में गिवन अप होती है, दैट इज हर्ज। यहाँ तक ये चीज आपको समझ में आ गई फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है। अब हम आगे बात करने वाले हैं, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इज वेलोसिटी। वेलोसिटी आप जानते हो डिस्टेंस ट्रेवल बाई वेव इन पर सेकेंड। तो एक बार लिख लेते हैं, चलो यहाँ पर वेलोसिटी का क्या मतलब है वो समझ लेते हैं। यहाँ पर वेलोसिटी का मतलब होगा डिस्टेंस ट्रेवल बाई वेव, डिस्टेंस ट्रेवल बाई वेव इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड में जितनी वेव डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसी को क्या कहेंगे, उसकी वेलोसिटी कहेंगे। एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड बाई v। इसको v से रिप्रेजेंट कर सकते हो या फिर आप c से रिप्रेजेंट कर सकते हो। यहां तक आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब हम जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसकी बात कर लेते हैं। नेक्स्ट इज रिलेशन। चलो इसको हल्का सा मैं रफ कर देता हूं। चलो इसको रफ करने से पहले एक दो पॉइंट मैं और आपको बता देता हूं। देखो ये जो आपका द हाइट ऑफ
crust is called amplitude. The height of crust या height of trough is called amplitude. इसे क्या कहते हैं हम? A कहते हैं, यानी कि amplitude कहते हैं. एम्पलीट्यूड का मतलब क्या है? द हाइट ऑफ क्रस्ट या हाइट ऑफ ट्रॉक. जितना ये ऊपर जाएगा उतना ही ये वेव नीचे जाएगी. तो जो हाइट ऑफ क्रस्ट की होगी वही हाइट ट्रॉक की होगी. द हाइट ऑफ ट्रॉक या हाइट ऑफ क्रस्ट, दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड. ये आपको ये पता पड़ गया होगा. एक्चुअल में ये जो हाइट होती है क्या कहते हैं हम? एम्पलीट्यूड कहते हैं. अब इसको रफ कर लेते हैं और कुछ आगे बात करेंगे. कुछ अलग इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज की बात करने वाले हैं. अब हम देखते हैं रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी. इनमें रिलेशन क्या है हम उसकी बात करेंगे. रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी. तो चीज याद रखो, वेलोसिटी इज इक्वल टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी. जो वेलोसिटी होती है वो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का क्या होती है? प्रोडक्ट होती है. वेलोसिटी, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का क्या होती है? प्रोडक्ट होती है. तो आप इसको लिख सकते हो v इक्वल टू लैम्डा इंटू म्यू. या फिर आप इस वेलोसिटी को c से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो. v से रिप्रेजेंट कर लो या फिर c से रिप्रेजेंट कर लो. बुक में कभी c आता है कभी v आता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है. तो हम इसको c लिख दें, c इक्वल टू लैम्डा इंटू म्यू. और हम कह सकते हैं म्यू इक्वल टू c अपॉन लैम्डा. आपको ये रिलेशन समझ में आने चाहिए जो कि इंपॉर्टेंट रिलेशन है और इनका यूज न्यूमेरिकल्स में भी अच्छा खासा होता है. यहाँ तक ये चीज आपको समझ में आ गई होगी. म्यू इक्वल टू क्या होता है? c अपॉन लैम्डा या फिर लैम्डा इक्वल टू c अपॉन म्यू. ये सब आपको रिलेशन समझ में आ गया होगा. अब हम नेक्स्ट बात करेंगे वेव नंबर की. एक्चुअल में वेव नंबर क्या होता है उसकी एक बार बात कर लेते हैं. एक नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी और बची है, दैट इज वेव नंबर. दिस वेव नंबर रिप्रेजेंटेड बाय म्यू बार. किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम इसे? म्यू बार से रिप्रेजेंट करते हैं. और दिस वेव नंबर इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, यानी कि इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ. तो म्यू बार इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा. ये आपको याद रखना है. कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं. एक्चुअल में इसका क्वेश्चन आ जाएगा, इसका वेव नंबर निकालो. तो वेव नंबर किस तरह से निकालोगे? 1 अपॉन लैम्डा से. इसका मतलब हम कह सकते हैं नंबर ऑफ वेव प्रेजेंट पर सेंटीमीटर ऑफ, यानी कि नंबर ऑफ वेव प्रेजेंट पर सेंटीमीटर ऑफ लेंथ. 1 सेंटीमीटर लेंथ में जितने नंबर ऑफ वेव प्रोड्यूस होंगे दैट इज कॉल्ड, उसका क्या कहते हैं? उसे हम वेव नंबर कहते हैं. जहां तक ये चीज आपको समझ में आ गई, चलो एक बार लिख देते हैं. द नंबर ऑफ वेव प्रेजेंट पर सेंटीमीटर ऑफ लेंथ. 1 सेंटीमीटर लेंथ में जितनी नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस होंगी दैट इज कॉल्ड वेव नंबर. बात यहाँ तक बिल्कुल आपको समझ में आ गई होगी. लैम्डा यानी कि म्यू बार इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा होता है. यहाँ तक ये क्या होगी? वेव से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजीज हो गई, कुछ टर्म्स हो गए. अब हम बात करने वाले हैं आगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की सीरीज की. किस तरह से इसको एक सीरीज में अरेंज किया गया उसकी बात करेंगे. तो हम लिख लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. किसकी बात करेंगे हम? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है? एक तरह से इसको आप स्पेक्ट्रम, एक ऐसा स्पेक्ट्रम जिसमें क्या है, दिस द अरेंजमेंट ऑफ, देख लो एक बार मैं लिख देता हूं, द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का अरेंजमेंट होता है इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वेवलेंथ एंड डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी. ये एक ऐसा स्पेक्ट्रम है जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का अरेंजमेंट है इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वेवलेंथ, यानी कि उनकी वेवलेंथ
का इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। इस तरह के स्पेक्ट्रम को क्या कहते हैं हम? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब हम देखते हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता क्या है, हम उसकी बात करने वाले हैं और किस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का अरेंजमेंट है और इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का कहाँ यूज होने वाला है उसकी भी बात करेंगे। तो एक्चुअल में इस स्पेक्ट्रम में कौन कौन सी रेज होती हैं उसकी बात कर लेते हैं। फर्स्ट जो रेज आती है दैट इज कॉस्मिक रेज, उस पहली जो रेज होती है दैट इज कॉल्ड कॉस्मिक रेज। सेकेंड इज गामा रेज, नेक्स्ट इज एक्स रेज, उसके बाद जो आपकी रेज आएगी अल्ट्रा वायोलेट रेज, जिसको हम शॉर्ट में यूवी रेज भी कह सकते हैं। और आपको याद रखना है फिर जो रेज आती है दैट इज IR रेज, यानी कि इंफ्रारेड रेज। उसके बाद जो रेज आती है दैट इज माइक्रो रेज, और उसके बाद जो रेज आती है दैट इज रेडियो वेव्स। अब हमको देखना है इन ये जो 7 हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उनका कहाँ का यूज है और एक्चुअल में कौन सी रेज हमको दिखाई देती हैं, कौन सी रेज हमको दिखाई नहीं देती हैं। तो एक्चुअल में इस तरह का स्पेक्ट्रम है। जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो वेवलेंथ, इसको यहाँ जैसे जैसे हम देखो यहाँ लिख लेते हैं, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं वेवलेंथ में क्या होगा? इंक्रीजमेंट होगा और फ्रीक्वेंसी में क्या हो जाएगा? डिक्रीजमेंट होगा। फ्रीक्वेंसी में क्या होगा? डिक्रीजमेंट होगा। यहां तक बात समझ में आ गई। और इनकी जो आपकी वेवलेंथ होती है वो होती है, वेवलेंथ इन मीटर होती है 10 टू द पावर -16 टू 10 टू द पावर 4 मीटर तक। यहां से स्टार्ट होगी 10 टू द पावर -16 मीटर से यहां तक क्या पहुंचेगी? 10 टू द पावर 4 मीटर तक। और इनकी जो फ्रीक्वेंसी होगी पर सेक इनवर्स वो आएगी 10 टू द पावर 24 टू 10 टू द पावर 4 हर्ट्ज तक आएगी। जहां तक ये चीज समझ में आ गई होगी, जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो वेवलेंथ तो इंक्रीज होती है लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या होती है आपकी? डिक्रीज होती है। और जिनकी रेंज में मैं आपको बता चुका हूं, बात क्या था समझ में आ गई आपको। अब हम बात करते हैं, ये देखो मोस्टली जितनी भी रेज है यहाँ तक वो क्या होती हैं आपकी? इनविजिबल रेज होती हैं, लेकिन कुछ पोर्शन, कुछ अल्ट्रावायलेट रेज और कुछ इंफ्रारेड रेज आपको विजिबल होती हैं। वो हम देख लेते हैं। सपोज दैट कुछ इंफ्रारेड और कुछ अल्ट्रावायलेट रेज हमको विजिबल होती हैं, जो हमको दिखाई देती हैं। इन रेज को देखने के लिए हमारी आंख का जो सेटअप है इन रेज को देखने के लिए कंस्ट्रक्ट हुआ है, इन रेज को ही देख पाता है। और इनके बीच में जो रेज होती है दैट इज कॉल्ड विजिबल रेज। कौन सी रेज होती हैं? विजिबल रेज। विजिबल रेज किसके बीच में होती है? अल्ट्रावायलेट रेज एंड इंफ्रारेड रेज के बीच में होती हैं, जिनकी वेवलेंथ होती है 400 नैनोमीटर टू 800 नैनोमीटर। यानी कि ये जो विजिबल रेज होती हैं उनकी जो वेवलेंथ होती है वो कहां से कहां तक होती है? 400 नैनोमीटर टू 800 नैनोमीटर होती है। अगर इतनी वेवलेंथ वाली इनके मिड में जो वेवलेंथ की जो रेज होगी वो हम उसको सी कर पाएंगे। अगर इससे कम वाली रेज होगी या इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली रेज होगी उसको हम विजुअल नहीं कर सकते। यानी कि 400 नैनोमीटर टू 800 नैनोमीटर के मिड में जो रेज आएंगी जिनकी फ्रीक्वेंसी इतनी होगी उनको हम विजुअल कर पाएंगे। इनसे फ्रीक्वेंसी कम हो या ज्यादा हो उनको हम विजुअल नहीं कर सकते। ओनली अल्ट्रावायलेट रेज, इंफ्रारेड के बिटवीन वाली रेज को ही हम विजुअल कर सकते हैं, जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है भाई? सॉरी, जिसकी वेवलेंथ लैम्डा क्या होता है? 400 नैनोमीटर टू 800 नैनोमीटर। और आपको ये सीक्वेंस याद होगा किस तरह से विजुअल रेज का स्पेक्ट्रम तैयार होता है, ये भी आपको याद होगा। विबग्योर याद होगा आपको, विबग्योर। विजुअल रेज से हमको ये कलर्स दिखाई देते हैं। वी का मतलब वायलेट,
इंडिगो, बी का ब्लू, जी का ग्रीन, वाई येलो, ओ का ऑरेंज, आर का मतलब रेड। और जैसे जैसे यहाँ पर देखिए एक्चुअल में वेवलेंथ क्या होती है 400 नैनोमीटर से कहाँ तक होगी 800 नैनोमीटर। एक्चुअल में आपने देखा होगा जो रेड कलर होता है वो सबसे ज्यादा अच्छी तरह से दिखाई देता है, सबसे ज्यादा साफ दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी वो आपको बहुत अच्छी तरह से दिखाई देगा, बहुत दूर से दिखाई दे जाएगा। इसलिए जो डेंजरस सिंबल होते हैं, जो डेंजरस यानी कि जो डेंजरस चीजों को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल होता है वो रेड कलर होता है, क्योंकि वो आपको दूर से ही दिखाई दे जाए, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत क्या होती है, ज्यादा होती है। आपको ये चीज यहाँ तक समझ में आ गई होगी कौन सी विजुअल रेज होती है, कौन सी नॉन विजुअल रेज होती है। बाकी दर्ज क्या होती है आपकी नॉन विजुअल रेज होती हैं। एक बार हम देख लेते हैं जितनी भी ये अल्ट्रावायलेट रेज हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं, उनका एक्चुअल में यूज कहाँ है, एक बार उसको हम और देख लेते हैं। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा ये विजुअल रेज कौन सी होती हैं, ये भी आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब हम समझते हैं एक्चुअल में इंफ्रारेड। ये जो आपकी इंफ्रारेड रेज होती हैं वो आपका हीटिंग इफेक्ट शो करती हैं। कौन सा इफेक्ट शो करती हैं? आपका हीटिंग इफेक्ट शो करती हैं। और ये क्या होती हैं? हार्मलेस होती हैं। यानी कि जब आप सूरज के नीचे खड़े होते हो, सन के नीचे खड़े होते हो तो आपको हीटिंग इफेक्ट लगता है। जैसे ही आपने मैंने रूम में बॉल रखी जो मैंने 400 टू 500 डिग्री सेल्सियस तक हीट अप की, उससे आपको हीट प्रोड्यूस होती है। तो वो जो हीटिंग इफेक्ट दिखाई देता है वो किस रेज की वजह से दिखाई देता है? जो आप हीट फील करते हो किस रेज की वजह से फील करते हो? अल्ट्रा वायलेट रेज। और ये हीटिंग इफेक्ट शो करती हैं और ये किसी भी तरह की आपको नुकसान नहीं पहुंचाती हैं, ये हार्मफुल रेज होती हैं। यहां तक ये चीज समझ में आ रही होगी। अब हम बात करेंगे माइक्रो रेज। ये जो आप कुकिंग करते हो, कुकिंग कराने के लिए जो रेज रेस्पॉन्सिबल होती है दैट इज कॉल्ड माइक्रो रेज। और ये जो आप मोबाइल कम्युनिकेशन करते हो, मोबाइल में जो कम्युनिकेशन होता है उसके लिए कौन सी रेज रेस्पॉन्सिबल होती है? माइक्रो रेज ही रेस्पॉन्सिबल होती हैं। किसके लिए? मोबाइल ट्रांजैक्शन के लिए। थोड़ी कम्युनिकेशन कर लो। मोबाइल का जो कम्युनिकेशन करने के लिए कौन सी रेज रेस्पॉन्सिबल होती हैं? आपकी माइक्रो रेज रेस्पॉन्सिबल होती हैं। अब हम बात करने वाले हैं रेडियो वेव्स की। जो मोस्टली रेडियोस यानी कि जो रेडियो में जो वेव्स निकलती हैं, जो रेडियोस आपको सुनाई देता है वो किस रेज की वजह से दिखाई देता है? रेडियो वेव की वजह से। और ये जो आपकी जियोलॉजिकल एक्टिविटीज होती हैं यानी कि ये जो सैटेलाइट होते हैं वो पहले ही आपको ये चीज बता देते हैं साइंटिस्ट कि यहाँ पर सुनामी आने वाली है, यहाँ अर्थक्वेक होने वाली है। वो किसकी हेल्प से? बाय द हेल्प ऑफ रेडियो वेव्स। ये जो सैटेलाइट होते हैं यानी कि ये जो आपकी जियोलॉजिकल कुछ घटना होने वाली होती है उनको ये जो सैटेलाइट होते हैं वो कैप्चर कर लेते हैं, क्योंकि इन जियोलॉजिकल जहां ये जियोलॉजिकल घटना होंगी वहां से रेडियो वेव्स फ्लो होना स्टार्ट होती हैं। तो उन्हें ये जो सैटेलाइट है वो कैप्चर कर लेते हैं और वो हमको ये बता देते हैं यहाँ पर सुनामी आने वाली। तो साइंटिस्ट उन्हें देख के बता देते हैं यहाँ सुनामी आने वाली है या अर्थक्वेक होने वाला है। इन सब चीजों को यूज किसका होता है? रेडियो वेव्स का यूज होता है। अब हम बात करेंगे अल्ट्रावायलेट रेज। ये जो आपकी अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं ये क्या होती हैं? बहुत ही हार्मफुल होती हैं। अल्ट्रावायलेट रेज क्या होती हैं? बहुत ही हार्मफुल होती हैं। अब हम बात करें एक्सरेज की। देखो आपने देखा होगा एक्सरेज का यूज कहाँ होता है भाई? मेडिकल फील्ड में बहुत यूज होता है। जब आपकी बोन्स फ्रैक्चर कर जाती है तो डॉक्टर क्या बताता है आपको? क्या कराओ? एक्सरे कराओ। क्योंकि ये जो एक्सरेज होती हैं, ये जो एक्सरेज होती हैं वो बहुत ही उनकी पेनिट्रेशन पावर बहुत ज्यादा होती है। देखो भाई जितनी फ्रीक्वेंसी कम होगी, एक चीज बताओ, जितनी फ्रीक्वेंसी कम होती है उतना ही स्पीड से वो फ्लो करना स्टार्ट करती है। अब एक चीज बताओ, सपोज दैट मैं आपको एक तो तीर मार रहा हूं और एक मार रहा हूं गोली, एक बंदूक में से मैंने गोली निकाली है, तो एक्चुअली में कौन सी चीज ज्यादा स्पीड से जाएगी? गोली ज्यादा स्पीड से जाएगी और वो कम से कम टाइम में पहुंचेगी। तीर जो होगा थोड़ा ज्यादा टाइम में पहुंचेगा, क्योंकि तीर की क्या है? लेंथ ज्यादा है। यानी कि जितनी बड़ी वेवलेंथ होगी उसकी स्पीड बहुत कम होगी, और जितनी छोटी लेंथ होगी उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होगी और उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होगी। तो हम कह सकते हैं ऐसी रेज जिनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है वो बहुत स्पीड मूव करती हैं, जो हमारे लिए क्या होंगी? हार्मफुल होंगी। तो जैसे जैसे हम इधर जाते जाएंगे तो वैसे वैसे वेवलेंथ क्या होती जाती है? कम
होती जाती है, वैसे वैसे हम लेफ्ट में जाएंगे वेवलेंथ कम होती जाएगी, वेवलेंथ कम होती जाएगी तो हमने हार्मफुल रेज बढ़ती चली जाएंगी, यानी कि जैसे हम इधर जाएंगे तो वो हार्मफुल रेज होती चली जाएंगी क्योंकि उनकी वेवलेंथ बहुत कम है। और हम देखते हैं एक्सरेज की बात करें, यानी कि ये इतना, यानी कि इनकी इतनी पेनिट्रेशन पावर होती है, ये ऐसी रेज होती हैं जो हमारी स्किन है, ब्लड है, मसल्स है, उनको आर पार निकल जाती हैं, लेकिन हमारी बोन से ये आर पार नहीं निकल पाती हैं। इसलिए ये जो एक्सरेज में हमारा बोन का क्या आता है, पूरा स्क्रैच आ जाता है। यहाँ तक ये चीज आपको समझ में आ गई होगी एक्सरेज का यूज कहाँ होता है, ये हार्मफुल होती हैं। और ये जो गामा रेज होती हैं ये और भी ज्यादा हार्मफुल होती हैं। इनके आगे अगर आदमी आ भी गया तो क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगा, वो मर ही जाएगा। गामा रेज क्या होती है, बहुत ही हार्मफुल गैसेज होती हैं, हार्मफुल रेज होती हैं। इनके आगे अगर आदमी आ भी गया तो वो क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये जो रेज निकलती हैं वो निकलती है न्यूक्लियर बॉम्ब से। न्यूक्लियर बॉम्ब हो गया आपका, हाइड्रोजन बॉम्ब हो गया, ये सब वहां से ये रेज निकलती है जिससे आदमी क्या हो जाता है, बिल्कुल डेड हो जाता है। अब हम बात करते हैं कॉस्मिक रेज। ये जो रेज होती हैं वो सन कोर पर होती है। कहाँ होती है आपकी, सन कोर पर। और इनका जो टेम्परेचर होता है वो होता है 5000 डिग्री सेल्सियस, बहुत ज्यादा टेम्परेचर है। तो ये बहुत ही ज्यादा क्या होने वाली है, हार्मफुल होने वाली है। अगर रेज के पास आप पहुंच गए तो आप क्या होने वाले हो, आप बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होंगे, जिससे आपको पूरी तरह से क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। आपको यहाँ तक जितने भी यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो आपको यहाँ तक समझ में आ गई होंगी, और आपको ये सीक्वेंस ही समझ में आ गया होगा एक्चुअल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है क्या।